Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं। इनफैक्ट ये दो क्वेश्चन थे और इनको मैंने प्रोपोजिशन बनाकर आपके सामने रखा और आप इनको आज सॉल्व भी करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या दादा की जायदाद में से उसके पोतों का हिस्सा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? द आंसर इज यस। लेकिन कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर इस प्रोपोजिशन में तब आएगी जब क्वेश्चन ये उठेगा, ये अराइज होगा, क्या दादा की जायदाद में से उसके पोतों को हिस्सा मिल सकता है जबकि दादा का बेटा और पोतों के बाप की डेथ हो चुकी हो? आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर कि आपको एक दादा के तीन बेटे नजर आ रहे हैं, ए बी सी। अब इस दौरान बी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसके जो बेटे एफ और जी है उसको जायदाद में से उनको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर मिलेगा तो इसके ऊपर कोई केस लॉ है या बाकायदा लॉ मौजूद है इसके ऊपर? कौन से केस लॉज हैं ये भी आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। चार मेजर और बड़े इसके ऊपर आपको जजमेंट्स दूंगा जो बड़ी कंप्रिहेंसिव और डिटेल होंगी। दूसरी प्रोपोजिशन हमारे पास एक और भी है, वो ये है कि अगर दो भाई हैं, दादा ये भी दादा मान लेते हैं, दो भाई हैं, इसकी औलाद नहीं है, इसके आगे से तीन बेटे हैं। उन तीन बेटों में से ए बी सी, इस बार भी बी दी मौत हो जाती है, उन मरन का बहुत शौक है, बी की डेथ हो जाती है। तो क्या जो बी की औलाद है उसको इस दादा का हिस्सा, चूंकि इसकी तो औलाद नहीं है और इसकी डेथ हो जाती है, अब चूंकि एक लीगल राइट के जरिए जो इसकी जायदाद है इसके करीबी रिश्तेदारों की तरफ जाएगी, इसके भाई की तरफ, बहन की तरफ। अब मान लेते हैं बहन भी नहीं है या बहन है, उनको उनका हिस्सा मिल जाएगा। तो जो जायदाद इसके भाई की तरफ रिटर्न होगी इसके पास, और इसके आगे से जो औलाद है उनमें से जो पोते हैं, उनमें से एफ और जी जो पोते हैं, उसका जो बाप है बी, यानी कि इस दादा का जो बेटा बी है उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या इस सूरत में इस दादा की जायदाद में से इनको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं, मजीद मैं आपको आगे चल के समझाता हूं डिटेल से। अब आते हैं हम पहली प्रोपोजिशन की तरफ कि क्या दादा की औलाद जो है उनमें से अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी आगे से जो औलाद है उनको हिस्सा दादा की जायदाद में से मिलेगा, जबकि दादा की जायदाद ओपन नहीं हुई और उनके वालिद की यानी कि दादा के एक बेटे की डेथ हो जाती है, बी की डेथ हो जाती है, और बी के जो बेटे एफ और जी है उनको हिस्सा मिलेगा इसमें से या नहीं मिलेगा? सबसे पहले हम आते हैं फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 4 पे। वो 4 क्या कहता है उसको डिटेल से पढ़ते हैं, फिर आपको जजमेंट्स भी बताता हूं और आगे चल के दूसरी प्रोपोजिशन को भी सॉल्व करते हैं। सक्सेशन हक्के विरासत सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोजिट्स बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, किसी इवेंट पर, मौके पर अगर किसी बेटे की, बेटी की मौत हो जाती है, ओपनिंग बिफोर द ओपनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन प्रॉपर्टी, जायदाद के तकसीम होने से पहले ही किसी बेटे की या बेटी की डेथ होगी और उनकी आगे से औलाद है, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर, जो बच्चे हैं उसके बेटा या बेटी, इफ एनी अगर कोई है, लिविंग एट द टाइम द सक्सेशन ओपन, जब सक्सेशन ओपन हुई है, shall pre-scripts receive a share capital, shall pre-script share equivalent to the share which son or daughter as the case may be would have received if alive। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, बी की डेथ होती है तो जो इसके बच्चे एफ और जी हैं इनको हिस्सा वैसे ही मिले। बी की डेथ हो जाती है और दादा की जायदाद अभी ओपन नहीं हुई। आमतौर पर कहा जाता था कि जो बी की जो औलाद उनको अब हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन नो, कानून ये कहता है, सेक्शन 4 ये कहता है कि बी की डेथ हो जाती है, दादा ने भी जायदाद ओपन नहीं की, 2 साल 4 साल बाद ओपन करता है दादा अपनी जायदाद को, तो जो एफ और जी है बी की डेथ के बाद वो अपने दादा की जायदाद में से वैसे ही हिस्सा लेंगे जैसे कि अगर उनका बाप जिंदा होता तो वो हिस्सा लेता। ये इस सेक्शन के अंदर कहा गया। इसको जजमेंट्स कौन कौन से सपोर्ट करती हैं वो भी आपको बता देता हूं और फिर बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट किया जाएगा। पहली जजमेंट 2010 CLC 610 610 पेज नंबर। दूसरी जजमेंट PLD 2011 लाहौर पेज नंबर 23। तीसरी जजमेंट PLD 2012 SC 217 217। चौथी जजमेंट 2013 CLC 542। ये चार बड़ी कंप्रीहेंसिव और डिटेल जजमेंट है सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कि अगर बाप की डेथ हो जाए तो उसकी औलाद को दादा की जायदाद में से हिस्सा कैसे मिलेगा। अब इसका तरीकेकार, सबसे पहले आपने
अगर आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन भी कर सकते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस की, कि जनाब मेरा ये हक वरासत बनता है। वो किस सूरत में आप कर सकते हैं ये भी आपको आगे चल के बताता हूं। पहले अभी बताता हूं कि अगर किसी के वालिद की डेथ हो जाए तो वो हिस्सा लेना चाहे तो सबसे पहले वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेगा और इंजंक्शन एंड पोजेशन का सूट फाइल करेगा, यानी कि स्टे के लिए और कब्जे के लिए सूट फाइल करेगा। जी मेरा हक डिक्लेयर किया जाए जितना बनता है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 4 के तहत मेरे बाप जिंदा नहीं है, तो लिहाजा मैंने अपनी तो ये वो शख्स अपनी वर्डिंग लिखेगा कि जी मेरा बाप जिंदा नहीं है, मैंने अपने दादा की जायदाद में से हिस्सा लेना, तो मेरा हिस्सा जो है वो डिक्लेयर किया जाए, मेरा राइट डिक्लेयर किया जाए। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन यहाँ पर बेस्ट रेमेडी है। साथ में इंजंक्शन फाइल किया जाएगा स्टे, ताकि प्रॉपर्टी को आगे मिस यूज ना किया जा सके, और पोजेशन भी साथ में फाइल किया जाएगा ताकि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल सके। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ऑफ इनहेरिटेंट राइट का फाइल कर सकते हैं। लाइक अगर एक बंदा है उसको उसका बाप जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा या दादा जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा, तो तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन राइट ऑफ इनहेरिटेंस फाइल कर सकता है। इसके ऊपर जो जजमेंट है वो सेकंड नंबर की जजमेंट PLD 2010 लाहौर 23 पेज नंबर, कि जनाब मेरा ये प्रॉपर्टी के ऊपर राइट बनता है, मेरा बाप दादा मुझे मेरा हक नहीं दे रहा, तो दैट इज अ राइट ऑफ इनहेरिटेंट राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा आईन पाकिस्तान के तहत जो मेरा हक बनता है उस हक को डिक्लेयर किया जाए। तो कोई भी शख्स जो उस जायदाद का हकीकी वारिस है, जो वैलिड है, जो जायज़ औलाद है, उस जायज़ औलाद को जायदाद में से महरूम नहीं किया जा सकता। उनको इक्वल पर स्ट्रिप जो हिस्सा बनता है उसके अकॉर्डिंगली कानून के मुताबिक उनको जो उनका हिस्सा बनता है उनको वो दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरी प्रोपोजिशन के ऊपर। व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप देख रहे होंगे दो भाई हैं, दोनों दादा। एक भाई की औलाद नहीं है लेकिन जायदाद उसकी है 99 एकड़ जमीन, 100 एकड़। दूसरे भाई के 3 बेटे हैं A B C। अब आगे से A के 2 बेटे हैं D एंड E, B के भी 2 बेटे हैं F एंड G और C के भी 2 बेटे हैं H एंड I। अब इस दौरान B की फिर डेथ हो जाती है, नसीब माड़े बेचारे दे, बार बार उन्होंने मरना पड़ता है। तो B की डेथ होने के बाद F और G, अब इसी दौरान B की जब डेथ होती है तो जो दादा का दूसरा भाई है, दूसरा इनका जो दादा है, सेकंड दादा, सेकंड ग्रैंडफादर, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब जो उसकी जायदाद है वो डेफिनेटली क्लोज रिलेटिव्स के अंदर रिटर्न होनी है। अब जब वो क्लोज रिलेटिव्स के अंदर रिटर्न होगी तो यहां पर A और C कहते हैं जी ये तो हमें मिलेगा हिस्सा, जो B की औलाद है उनको हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि B जिंदा ही नहीं रहा। तो अब यहां पर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा, यहां पर भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा जो इन जजमेंट्स के अंदर सेटल कर दिया गया। यानी कि जो जायदाद A और C को मिलनी है कानूनी तौर पर, अगर B की डेथ हो जाती है तो वो जायदाद F एंड G को भी वैसे ही मिलेगी जैसे कि अगर B जिंदा होता तो तब मिलनी थी। तो लिहाजा ये दो प्रोपोजिशन, दो क्वेश्चन थे, दोनों सेक्शन 4 के तहत सेटल होती है। और इन जजमेंट्स के जो इनके रूल्स प्रिंसिपल हैं वो जो मैंने आपको 4 जजमेंट बताई हैं, ये बहुत ही कंप्रीहेंसिव डिटेल जजमेंट हैं इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।